जी सर, हम तो देख लेते हैं। सब्सक्राइब किया हुआ है ना चैनल सर, तो वो आ जाता है अच्छा, जैसे सब्सक्राइब यूट्यूब किए हैं खोलने तो से। उसमें लिंक का ऑप्शन सब जब वीडियो अपलोड होता होगा तो उसमें आपको मिल जाता है ना। नेहा भी ऐड हो गई है। चलो। यस सर, वो जैसे भी आप वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं ना तो तुरंत आ जाता है, हाँ तो ये हाँ, सब्सक्राइब करने पर ही नोटिफिकेशन आ आता जाता है। नेहा, आपको वीडियो मिला? है। यस। और इवन सभी वीडियोस मैंने डाल दिए हैं ना, सभी नहीं वीडियोस को सर। मैंने डाल दिए हैं। जितने भी वीडियोस थे पेंडिंग में कोई नहीं रखा है, सबको मैंने डाल दिया। हाँ, थंबनेल नहीं गुड लगा है इवनिंग बस। सर। ठीक है। चल, सर आप बोले। सर आपकी वीडियो स्टक हो रही है। हेलो। और किसी को भी स्टक हो रहा है? नहीं सर, अभी ठीक है। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, आज ठीक हाँ, हो एक जाएगा। बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तब से हम स्टार्ट करते हैं। आज तारीख है आपकी 14, 14 अप्रैल है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं इस शिक्षा संवाद समूह के द्वारा, जिसमें आप सभी का, हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक तैयारी कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन सब्जेक्ट है। मॉर्निंग वाली, आज की डेट में मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग ने लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। और इस समय जो हम लोग पढ़ेंगे टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, टीचर एजुकेशन जिसको बोलते हैं अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा बोलते हैं। अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा बोलते हैं। इसमें हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट काफी चीजों को पढ़ लिया कि यहाँ पर टीचर एजुकेशन क्या होता है। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने डेफिनेशंस को पढ़ी है, जानी समझी ना उन सब चीजों को। तो यहाँ पे हम लोग ने जी सर। प्राइमरी, प्री प्राइमरी, ये सब चीजों को पढ़ लिया है। यहाँ पर प्रोग्राम्स पढ़ लिए हैं। इसमें काफी चीजें हम लोगों ने इन सर्विस, प्री सर्विस के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो चलो एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वार्म अप क्लास करते हैं। क्या करते हैं? वार्म अप क्लास करते हैं। तो सबसे पहले टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, टीचर एजुकेशन को सबसे पहले नेहा बताओ कि टीचर एजुकेशन को हमने किन तीन पार्टीशन में डिवाइड किया है। सर चलो बताओ। टीचिंग स्किल, हाँ, टीचिंग स्किल, पेडागोजिकल थ्योरीज और पेडागोजिकल प्रोफेशनल स्किल। थ्योरी, ठीक है। थ्योरी। और तीसरे में क्या था? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल। तो सोनाली बताओ, किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाना, मतलब हाउ टू टीच इन द क्लासरूम। ठीक है, हम क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं इसकी जानकारी हमें किस के अंतर्गत मिलेगी? टीचिंग स्किल में मिलेगी, सर पेडागोजिकल थ्योरी में मिलेगी, या आपको प्रोफेशनल स्किल्स में मिलेगी? बताओ किस में मिलेगा। सर पेडागोजिकल थ्योरी में मिलेगी कि हाउ टू टीच, विषय को कैसे पढ़ाना है, किस चलो, तरह से हमको वहां पे ठीक है। कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, ओके ओके। वो वाला सर। अब यहाँ पे बताओ, नेहा बताएंगी कम्युनिकेशन स्किल जो है किसमें हम लोग यूज करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल, नेहा, कम्युनिकेशन स्किल किसमें यूज करते हैं हम लोग? नेहा की आवाज है। सविता जी आप बताएं, कम्युनिकेशन स्किल किसमें यूज करते हैं हम लोग? सर कम्युनिकेशन स्किल टीचिंग स्किल्स में यूज करेंगे या कम्युनिकेशन स्किल मैंने प्रोफेशनल? बताया था ना। टीचिंग स्किल में हाँ आप, सर, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल जो है प्रोफेशनल के लिए आती है। प्रोफेशनल के लिए यूज करेंगे। चलो, शैलवी हम लोग को बताएंगी कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रोफेशनल स्किल, पेडागोजिकल थ्योरी, या टीचिंग स्किल में ब्लैक बोर्ड को यूज करना? शैलवी मेरी आवाज आ रही? बोले। ब्लैक बोर्ड शायद राइटिंग नेटवर्क जो है प्रॉब्लम है। बोर्ड पर लिखना। ब्लैक बोर्ड राइटिंग किस पर होगा? इस पर होगा, इस पर होगा, मतलब ये पर, इस पर, इस पर, इस पर, इन तीनों में से किस पर हम लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग किसके अंतर्गत आता है आप लोग का कि बोर्ड पर लिखना? शैली बताओ। शैली, मेरी आवाज नहीं आ रही? सर उनका नेटवर्क शायद लग रहा है उनको कहीं वो है।
चलो नेटवर्क इशू कर रहा है, कोई बात नहीं। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग की बात जो हम लोग करेंगे वो टीचिंग स्किल में करते हैं हम लोगों ने। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन आपको टीचिंग स्किल में आएगा। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके डिवाइडेशन भी पढ़े थे काफी चीजें ना, कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रोग्राम पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, तो प्रोग्राम्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा था प्री प्राइमरी पढ़ा था। फिर हम लोगों ने प्राइमरी लेवल पढ़ा था। ठीक, प्राइमरी लेवल पढ़ा था हम लोगों ने। प्राइमरी लेवल के बाद सेकेंडरी लेवल पढ़ा था। ठीक, सेकेंडरी लेवल पढ़ा था। फिर हम लोगों ने हायर सेकेंडरी पढ़ा था। हायर सेकेंडरी पढ़ा था। हायर सेकेंडरी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसका हायर एजुकेशन पढ़ा था हम लोगों ने। हायर एजुकेशन पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, हायर एजुकेशन के बाद हम लोगों ने वोकेशनल पढ़ा था। ठीक, वोकेशनल पढ़ा था। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि एमएड और पीएचडी की जो है हम लोग कहां पर किसके अंतर्गत आएगी? आपका प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन और वोकेशनल। तो आप लोग बताओ कि एमएड और पीएचडी के लिए किसके अंतर्गत आएगा? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। फिर इसके बाद ये आता है कि क्लास की बात करते हैं, तो क्लास भी आप डिवाइडेशन कर सकते हो। यहाँ पर केजी क्लासेस चलती है। यहाँ पर आपकी प्राइमरी में क्या होता है? 1 to 5 चलता है आपका। सेकेंडरी में आपका क्या चलता है? सेकेंडरी में 6 to 8 चलता है। 6 to 8 चलता है आपका। फिर हायर सेकेंडरी में आपकी 9 to 12 चलता है आपका। फिर इसके बाद जो सब हायर लेवल में जाता है आपका। ठीक, इसमें प्री प्राइमरी में पढ़ाने के लिए टीचर की एलिजिबिलिटी, टीचर को कौन सा ट्रेनिंग करना है? एनटीटी करना है आपको। फिर प्राइमरी के लिए आपको डीएलएड करना है। ठीक, डीएलएड करना है। सेकेंडरी के लिए आपको बीएड करना है। ये बोथ होता है ना, दोनों बोथ होता है, तो दोनों के लिए ये बीएड करना होगा आपका। फिर आपको यहाँ पे हायर में जाने के लिए एमएड और पीएचडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमएड और पीएचडी होना चाहिए। एमएड और पीएचडी और वोकेशनल के लिए डीपीई। क्या होना चाहिए? डीपीई का फुल फॉर्म क्या? डिप्लोमा इन क्या होगा? डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा से संबंधित इसमें रखा गया है। ठीक है, फिर इतनी चीजें होती हैं, यही पूछा आता है इसमें। ठीक है, ये 1 ईयर्स का होता है, ये 2 ईयर्स का होता है, ये 2 ईयर्स का होता है। इसमें 2 और 3 ईयर्स के कोर्सेज होते हैं आपके ना, और ये 1 ईयर्स का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्सेज है आपका। तो ऐसे हम लोगों ने डिवाइडेशन इसके भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? बताओ, पिछली क्लासेस का रिवीजन हम लोग का हो गया पूरा का पूरा? जी सर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने। तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या आएगा आपका? स्ट्रक्चर भी जब हम लोग पढ़े थे तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किया था? एनसीईआरटी एंड और किसके? एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई के द्वारा जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 3 डिवाइडेशन किए थे। ठीक है, कि स्ट्रक्चर वाला भी नहीं बताया था। सबसे पहले फाउंडेशन बताया ना? बताया था सर, बताया था सर। विजन इन करिकुलम तक हो गया था। फाउंडेशन बताया था। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बताया था। फिर करिकुलम बताया था। ठीक, करिकुलम एंड पेडागोजिकल थ्योरीज जो होगी, करिकुलम एंड पेडागोजिकल थ्योरीज, पेडागोजिकल थ्योरी हो जाएगी आपकी। ठीक, फिर इसके जो तीसरा पॉइंट था, तो टोटल इसमें 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे यहाँ पर। तीसरे पॉइंट में आपका क्या था? आपका ये स्कूल इंटर्नशिप बताई थी मैंने। स्कूल इंटर्नशिप शायद ये नहीं बताया था ना? बताओ, ये चीजें बताई थी नहीं बताई थी मैंने? सर ये बता दिए थे आप। इसके बाद भी सर विजन हो गया था, विजन करिकुलम डॉक्यूमेंट वहां तक हो गया था। विजन में मैंने सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ क्रिटिकल, प्रोफेशनल, इफेक्टिव, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तमाम चीजें आपको मैंने रिवीजन करा दिया। तो ये छोटी सी क्लास में, छोटे से समय में हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा था पिछली क्लासेस में, उन सबका रिवाइज कर लिया हम लोगों ने।
ठीक है, रिकॉल कर लिया ताकि हमारे माइंड से कोई भी चीज छूटने ना पाए। क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ जी पर सर। जो आयोग जी और सर। समितियां बनी थी उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था कि एनपी रिवाइज एनपी कमेटी कब बनी थी। तो रिवाइज एनपी कमेटी कब बनी थी, अगर हम बात करेंगे एनपीई जो है वो रिवाइज कब हुआ था आपका, बताओ रिवाइज कब हुआ था। सन 1992 में। हाँ 1992 हाँ। में हुआ था, ठीक है। रिवाइज के जब कभी रिवाइज के लिए आएगा तो ये बनाए। फिर हम लोगों ने एडवाइजरी कमेटी की बात की तो 1993 में था, उसका कोटेशन क्या था या उसकी जो प्रमुख शीर्षक था क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन था, जिसमें इन्होंने बर्डन। क्या एनालिसिस किया था 1993 में, क्या 1993 में इन्होंने एनालिसिस किया। किसने एनालिसिस किया, यशपाल प्रोफेसर कमेटी। यशपाल जी ने किया था। प्रोफेसर यशपाल ने जब किया था यशपाल जी। तो रिकमेंड किया था उन्होंने इन सब चीजों के लिए, और इसको रिकमेंड करने के बाद इन्होंने टीचिंग में भी काफी काम किया। इन्होंने कहा कि टीचर को एक मेंटर के रूप में होना चाहिए। मेंटर का मतलब होता है पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है। वो काम तो करे लेकिन कोई मेंटर के रूप में अगर होंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग काम कर सकेंगे, ये इनका कहना था ऐसा। ठीक, तो इतने पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किए। हम लोगों ने फिर ब्रॉडर एरिया में यहाँ पे अभी सोनाली बता रही थी कहां तक हम लोग कर लिए थे, करिकुलम एरियाज द्वारा कर लिया था, बताओ। सर विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट यहाँ तक हुआ था, और बोले थे कि एनसीईआरटी और एनसीटी वाले। हाँ डॉक्यूमेंट होगा, डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्स। किसके होते हैं, विजन विजन इन इन करिकुलम करिकुलम डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट होगा ना। करिकुलम हाँ डेवलपमेंट भी डॉक्यूमेंट है होता सर, है, और डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि दस्तावेजों को रखा जाए। किन किन डेवलपमेंट भी आएगा इसमें और डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो होता है उसमें कैसे रख रखाव किया जाए, उनकी अवधारणाओं को कैसे किया जाए, तो डेवलपमेंट भी आएगा और डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा। हाँ अब बोलो नेहा। तो सर दोनों ही इसमें रखेंगे, मतलब विजन इन करिकुलम डेवलपमेंट बाय डॉक्यूमेंट। हाँ डॉक्यूमेंट, डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट आप, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गए। इसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन या डेवलपमेंट में बताया था कि पहले हम लोगों को क्या होगी, सेल्फ एनालिसिस हमने बताया था ना आपको। सबसे पहले क्या बताया था हमने, यहाँ पर लिखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में, सर सेल्फ एनालिसिस बताया था। ठीक। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करा था, तो सबसे पहले क्या था आपका, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस है। दूसरे पॉइंट पे क्या बताया था हमने, सेल्फ सेल्फ एवैल्यूएशन। सेल्फ सेल्फ इवैल्यूएशन, एवैल्यूएशन सर। सेल्फ हाँ इवैल्यूएशन था, मतलब मूल्यांकन। सेल्फ इवैल्यूएशन था। तीसरे पॉइंट पे क्या था आपका, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी थी। फिर चौथे पॉइंट पे क्या था हम लोगों का, एडेप्टिबिलिटी सर। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी होता है। फिर पांचवें पॉइंट पे क्या आता है आपका, पांचवें पॉइंट पे क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी और एंड इनोवेशन सर। और इनोवेशन। इनोवेशन, इनोवेशन में नवाचार हो जाएगा। सबसे पहले एनालिसिस का विश्लेषण करेंगे, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे या आकलन करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन जिसमें हो, एडेप्टेबिलिटी मतलब जिसमें समायोजन की क्षमता हो, फिर क्रिएटिविटी जिसमें सृजनशीलता हो आपकी, इनोवेशन मींस जिसमें नवीनता हो। ठीक है, इतनी चीजों को लेकर आने की बात ये करते हैं यहाँ पर। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि बच्चों को देखना और उनके साथ उनको जुड़ना और उनसे संवाद करना, मतलब कह रहे कि टू ऑब्जर्व एंड एंगेज विथ चिल्ड्रेन, कम्युनिकेट विथ एंड रिलेट टू चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों से संबंध बनाने के लिए इन सब चीजों को महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, कहते हैं खुद को एक पेशेवर टीचर, कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ए डेवलपिंग ऑन
ऑन सेल्फ एज ए प्रोफेशनल। यदि आप एक वास्तविक रूप में व्यावसायिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सभी बच्चों को अपने साथ जोड़कर रखना होगा। जब आप जोड़कर रखोगे तो आपका दायरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जरूर बताता है कि हाँ आप उस टीचर से पढ़ो, वो टीचर बेटर पढ़ाता है। और बेटर पढ़ाता नहीं, पढ़ाते तो सभी लोग अच्छा है, लेकिन इनकलकेट आपसे कम्युनिकेट कौन करता है, आपकी बातों को समझता कौन है, आपको डांटता कौन नहीं है। ठीक है, वहां पर डांटना ना डांटना नहीं है, वहां पर ये कि आपकी फीलिंग्स को समझता कौन है, कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, उसको हम किस तरीके से टैकल करें। बहुत से टीचर होते हैं कि इरिटेट हो जाते हैं, बच्चा एक बार पूछता है, दो बार पूछता है, तीसरी बार दे देते हैं तमाचा खींच के। तो वहां पर हमें मारना नहीं है, वहां पर ये देखना है कि हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं जिस तरीके से वो समझना चाहता है। तो ये सब चीजें हमारे पास जब हम एनालिसिस कर लेंगे, इवेल्युएशन कर लेंगे, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटी होगी कि हम मान लो बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल से पढ़कर आए, बहुत अच्छा ऊंचा लेवल मेरे पास ज्ञान है, लेकिन एक छोटे बच्चे के पास जब हम जाएंगे उसको नॉलेज देने आएंगे तो हम हाई लेवल वाली चीजों को नहीं बताएंगे, उसको एग्जांपल हाई लेवल वाले एग्जांपल नहीं देंगे कि मार्केट में ये होता है फलाना। तो ऐसी चीजों को हम एग्जांपल देंगे तो बच्चे के दिमाग से उठ जाएगा। तो बच्चे के लेवल को देखते हुए उसके लेवल के अकॉर्डिंग बताना है। अब जब एडॉप्ट करेंगे आप तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि बच्चे को हम किस तरीके से सिखाएं, चाहे मैथ चाहे साइंस हो। बीएड में यही सिखाया जाता है कि आपको साइंस के टीचर हो तो आप साइंस में कैसे बच्चे को अपने साथ जोड़ोगे। प्रैक्टिकल करना है, बच्चों को प्रैक्टिकल से डर लगता है। अब प्रैक्टिकल को कितना इजी बनाना है ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि उसने ट्रेन है कि नहीं है, वो उसको टेक्निक्स मालूम है कि नहीं मालूम, कि हम लोग कैसे उसको इजी करें। और इजी करने के लिए वो इनोवेशन करता है, नवीनता करता है, नई चीजों को जोड़ता है, नई तकनीकों को लेकर आता है। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर आता है, तब ये होता है आपका। क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ सबको, इतने पॉइंट क्लियर है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका क्या आता है, विजन करिकुलम पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया ना। अब एनसीईआरटी और एनसीटीई की जो इनका जो है इन्होंने क्या क्या बोला है, इन्होंने कुल मिलाकर इन्होंने कैसे वर्क को करने की बात बोली है। कह सकते हैं कि एनसीईआरटी ने अपने कार्य समूह को स्थापित करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए, तो उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ना, जो कि एग्जाम में आता है। इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया? साफ करें बोर्ड को। यस सर, ये लिख लिए। ठीक। जी सर। चल। अब हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर कार्यक्रम है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, रूम खाली रहता है कि नहीं रहता है, इसलिए अब उसको ऑनलाइन अगर पढ़ाएंगे तो उसमें कर देंगे ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे, या तो फिर उसमें पेन टैब से ही जो है स्क्रीन पे पूरा लिख के वैसे ही बता देंगे जैसे यहाँ पर हम दिखते, बस दिखेंगे नहीं, बाकी सब कुछ वैसा ही हूबहू होगा। ठीक है, पूरी चीजें समझा, मेरी आवाज आएगी लेकिन हम दिखाई नहीं देंगे आपको, बस इतना फर्क रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन क्लासेस रहेंगी आप कंटिन्यू। तो गाना वाना गाने के लिए आते होंगे ना सर? है मतलब प्रोग्राम डेली का है, गाना वाना गाने के लिए आते होंगे ना लेडीज लोग? नहीं ऐसा नहीं, घर के ही सब शाम होते हैं, उतना बड़ा फंक्शन वैसे मतलब नहीं बुलाए। अभी संगीत वाला होगा ना, अभी बाद में होगा, अभी वो सब कार्यक्रम थोड़ा सा बाद में होगा। जी सर, आप क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सर क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना सर, प्रीवियस ईयर का मिला के तो बहुत सारे चैप्टर है, तो अभी 2-3 चैप्टर तो हम लोग के हो ही गए हैं, तो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, वो भी हो हाँ, सकता है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन को तो कराएंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं कि एनसीटी और एनसीईआरटी ने अपने साथ कैसे इन दोनों ने अपने मिलाकर रखा है। तो उन्होंने बोला है रूरलाइजेशन, मतलब सेवा पूर्व इन प्री सर्विस टीचर के लिए इन्होंने बोला है कि प्री सर्विस सेवा पूर्व जो शिक्षक होते हैं उनके लिए क्या होता है, आधुनिकीकरण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, मॉडर्नाइजेशन, तो ये प्री सर्विस के लिए बोले हैं, प्री सर्विस। सर दोनों का साथ में मिला के लिखेंगे स्टेटमेंट, मतलब दोनों के अनुसार है ये।
हाँ, इन दोनों के अनुसार है ये। एनसीईआरटी और एनसीटी। हाँ, इन्होंने ग्रुपिंग में वर्क किया है और वर्क करने के बाद जी इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब कि ये एक करिकुलम बनाकर देते हैं कि टीचर को, प्री सर्विस टीचर या इन सर्विस जो टीचर होगा उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो प्री सर्विस में इन्होंने बोला है कि प्री सर्विस में बोला है कि जी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? आधुनिकीकरण होना चाहिए। ठीक, मॉडर्नाइजेशन किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए। याद रखिए, टीचर एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं बात कर रहे। जितना भी इन्होंने बात करी है ये सब बच्चों के लिए ही बात, बच्चों के लिए नहीं कर रहे बल्कि टीचर जो भविष्य में टीचर बनेंगे उनके लिए ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इशू कह रहे कि इशूज ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम विथ कोलैबोरेशन बोथ बॉडीज प्लेस एंड इम्पोर्टेंट रोल इन टीचर एजुकेशन। मतलब कहते हैं कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के मुद्दों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या किया? इन्होंने बोला है कि दूसरे पॉइंट में ये बोलते हैं, ये अब केवल ये इसी के साथ कोरिलेट था ना, अब नया आएगा यहाँ पर। ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार के टीचर आपको बनना है, चाहे एमएड का टीचर, चाहे आप कोई भी एमएड में हो, बीएड में हो, आपको डीएलएड हो आपको करना हो, एनटीटी करना हो, सब के लिए कौन करता है? ये कहते हैं करिकुलम। ठीक, करिकुलम कैसा होगा? इनके अकॉर्डिंग होगा, मतलब उनके शिक्षक के पाठ्यक्रम के मुद्दे जो होंगे वो इसी से कोरिलेट होंगे आपके। ठीक है, ये होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट में इसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो है कोलैबोरेशन, मतलब सहयोगी, मतलब कहते हैं सहयोग से दोनों निकाय शिक्षक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कोलैबोरेशन दिखाते हैं, मतलब बोथ बॉडी जो है ये क्या दिखाती है? कोलैबोरेशन। इसमें कोलैबोरेशन की कंडीशन है इसके अंदर। ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ साथ फिर और देखो क्या आता है। कोलैबोरेशन के साथ साथ इसमें ये और भी चीजें जोड़ते हैं जिसमें मॉडर्नाइजेशन के रूप में ये लेकर आते हैं। इन्होंने कहा है कि इसके स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर बना के रखा है एलिमेंट्री, सबसे पहले एलिमेंट्री लेवल पे बात करते हैं तो कहते हैं कि द एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज मींट फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल। अब एलिमेंट्री स्कूल में कौन कौन आता है देख लो यहाँ पर। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल में यहाँ पे लिख देते हैं ना, एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे हम जो देख लेते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे इन्होंने कितने स्कूल्स की बात रही, तो इन्होंने बोला है कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, अब एलिमेंट्री जो होता है उसमें प्राथमिक आता है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्री स्कूल में आपकी प्राइमरी आएगी, प्राइमरी आएगा पहला। दूसरा क्या आएगा? प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी आएगा, अपर प्राइमरी। ठीक, अपर प्राइमरी आएगा, अपर प्राइमरी के बाद मिडिल आएगी। ठीक है, मिडिल वाले, ठीक, मिडिल वाली चीजें आएंगी यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर ये बताते हैं एलिमेंट्री में। ठीक है, एलिमेंट्री टीचर के लिए इन्होंने ये चीजें बताई। इन्होंने और क्या बताया कि एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जब हम प्रोग्राम की बात करेंगे इसमें ड्यूरेशन ऑफ टू एकेडमिक ईयर्स, मतलब कि जब कभी इसके लिए तैयारी कोई करने जाएगा एलिमेंट्री के लिए तो एलिमेंट्री के लिए उसको कितने वर्ष का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? 2 वर्षों का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा उसको। कितने वर्षों के लिए सिलेबस पढ़ने के लिए बोल रही है? 2 इयर्स का सिलेबस ये कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल के लिए यहाँ पर क्लियर है 2 इयर्स का। अब एलिमेंट्री के लिए कौन सा कोर्स पढ़ना है जरा बताओ? एनटीटी, डीएलएड, बीएड, एमएड, कौन सा कोर्स पढ़ना है बताओ? डीएलएड सर। डीएलएड पढ़ेंगे ना? हाँ, याद रखिए डीएलएड याद रखना है, जी सर। डीएलएड वाला। ठीक है, डीएलएड वाला हम लोगों को पढ़ना है एलिमेंट्री के लिए। अब फॉर आते हैं सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल पे आपका क्या क्या आएगा? चलो सेकेंडरी लेवल पे बताओ क्या क्या आएगा आपका इसमें। ठीक है, अब
यहाँ पर इतनी चीजें आप देख रहे हो, तो इसमें जो है एलिमेंट्री लेवल पे आपकी बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आपका एलिमेंट्री लेवल के बाद आता है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे देखते हैं, सेकेंडरी लेवल पे क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी लेवल पे आपकी दो चीजें आती हैं आपकी, ठीक है। उन दो चीजों के बारे में आप लोग जानते हो, बताओ कौन कौन सी चीजें आएंगी। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है। जी हेलो, सर आ रही है। हाँ। अब सेकेंडरी लेवल पे जो हम लोग बात करेंगे, तो सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पर कितनी आएंगे बताओ। सेकेंडरी लेवल पे ये आपका जूनियर, सर यहाँ पर बीएड सेकेंडरी है। लेवल पे दो आते हैं ना, एक सेकेंडरी होता है कि हायर सेकेंडरी होता है, तो ये दोनों ही इसमें मिल जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें कौन सा कोर्स करना सर पड़ता है हम लोगों को। सर बीएड सेकेंडरी में आता है बीएड और सेकेंडरी में आता है, हाँ। हायर सेकेंडरी के लिए सर एमएड आता है, एमएड और पीएचडी। नहीं नहीं, वो हायर एजुकेशन के लिए आएगा। सर उसमें कल बता रहे थे कि उसको ऐड कर दिया गया है, मतलब इसमें वही किसको, हम भी पूछे थे। किसको। सर आपसे जो पूछा था हमने कि हायर एजुकेशन में पीएचडी कैसे आएगा सर, तो आपने कहा था कि ये इंक्लूड रहता है, हायर हाँ सेकेंडरी मानते हैं उसे। हाँ हाँ, ठीक। तो इतना हो गया आपका हायर सेकेंडरी। मैंने बताया था हायर सेकेंडरी पीएचडी का मतलब, हायर सेकेंडरी में आपका क्लास 9 से 12वीं क्लास तक मैंने बताया सर था। सर वही तो हमने पूछा था, हायर एजुकेशन में आपने 9 to 12 क्लास नहीं का, नहीं, हायर एमएड टू एजुकेशन नहीं इयर्स बताया था और मैंने। पीएचडी कल 3 जब मैंने इयर्स का बताया कर। था कि सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी इंक्लूड था आपका, तो मैंने एक अलग से हायर सेकेंडरी आपको बनाकर वहां पर बताया था। हायर सेकेंडरी यहाँ लिखा था और 9 to 12 बनाकर यहाँ पर बताया था मैंने। फिर इसके बाद हायर जी एजुकेशन जी डाला सर। था, हायर नहीं सर वो, एजुकेशन। नहीं सर, क्या बात है? सर और ऐसे लोग ही बताओ। बना था, तब आपने स्किप कर दिया था। नहीं, स्किप नहीं किया होगा, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। क्यों सविता जी, मैंने बताया था नहीं बताया था ये चीजें। सर आपने बाद में इसको फिर सुधार दिया था कि वहाँ पे छूट गया था, फिर आप बीच में कर दिए थे हायर सेकेंडरी। हाँ मैंने कर दिया, लेकिन इसको फिर बाद में मैंने इसको सही बताया था ना कि हायर वाले में कैसे हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कैसे अलग हो जाएंगे आपकी, ठीक। इसको मैंने एकदम क्लियरली बता दिया था, ठीक है। तो सर इसको हायर एजुकेशन में क्या आएगा। हायर एजुकेशन में 12वीं के बाद आप बीए करोगे, बीएससी करोगे, बीएड करोगे, ये अरे सब सॉरी चीजें। सर, मतलब हायर सेकेंडरी में क्या आएगा, हायर एमएड सेकेंडरी ओनली। में 9 to 10 था, 9 to 12 आएगा ना, क्लास 9 से 12वीं कक्षा तक। सर हम वो नहीं पूछ रहे हैं, इस इसमें पढ़ाने के लिए ये पूछ रहा है कि एलिजिबिलिटी चाहिए एमएड ना, आएगा या एलिजिबिलिटी बीएड के एमएड लिए मैंने दोनों। अभी जी बताया, रिफ्रेश अभी वार्म क्लास में, कि आपको बीएड ही दोनों में चाहिए आपका। ये दोनों के लिए बीएड चाहिए। सर हायर सेकेंडरी में पीजीटी वाले एग्जाम होते हैं ना सर, पीजी प्लस बीएड नहीं तो वो 9 to 12 के लिए। यहाँ पर जो हाई इसमें पढ़ाना है, इसमें टीजीटी करना होगा। क्या होगा, टीजीटी करना होगा। यस टीजीटी के लिए भी आपको बीएड ही अनिवार्य है आपका, ठीक है। यस यस सर, वो हायर सेकेंडरी में सर पीजी मांगते हैं ना कि सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए, वो पूछ रहे थे। हाँ हाँ, हायर एजुकेशन में मैंने बताया था, हायर और एजुकेशन पीजीटी मांगते हैं यस कुछ सर, भी, जैसे लेकिन हायर यस सर हायर एजुकेशन, सेकेंडरी में। हायर सेकेंडरी में ये सब चीजें आपका इंक्लूड रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यस सर, पीजी पीजी होना चाहिए सब्जेक्ट में, हाँ वही पूछ रहे सर सर बोलिए। मेरा सुन लीजिए, सेकेंडरी में बीएड आएगा और हायर सेकेंडरी में मैंने भी अभी बीएड एक आएगा। वार्म अप और क्लास ये कराई थी, तो वार्म अप क्लास में पूरा डिट्टो ग्राफ पूरा बना दिया था ना, ग्राफ बनाया था ना, उसमें पूरा का पूरी चीजें मैंने लिख दिया था। अब इसमें फिर से आप लिख सकते हो कि इसमें देखो एलिमेंट्री में आपकी प्राइमरी, अपर प्राइमरी या मिडिल की होगी तो डीएलएड होगा आपका, सेकेंडरी होगा या हायर सेकेंडरी होगा तो उसके लिए आपको बीएड होगा। ओ, जब हायर एजुकेशन में जब आओगे तो आपको एमएड होगा, फिर पीएचडी होगी आपकी, ठीक है। और साथ में कहीं कहीं आपको एमफिल भी मिल जाता है, लेकिन अब एमफिल को खत्म कर दिया, इसलिए एमएड और पीएचडी मैंने बताया है अभी आपको, क्लियर, जी सर। ठीक है ना। हाँ यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पर अब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए सिलेबस कौन कौन से होंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए सिलेबस जो होंगे। अब सिलेबस के लिए क्या हुआ, ये सब जितनी क्लासेस में जाने हैं ये प्री सर्विस के लिए ही बताए जा रहे हैं कि प्री सर्विस मतलब आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाने से पहले क्या क्या कोर्स करने हैं, और प्री और बेसिक चीजें आपको क्या पढ़नी है। एक फाउंडेशन कोर्स पढ़ना है, एक प्रैक्टिकल पेडागोजिकल कोर्सेज पढ़ने हैं, अब एक प्रैक्टिकम पढ़ना है। प्रैक्टिकम में आपके और भी चीजें आ जाती है ना, प्रैक्टिकल वाली चीजें आपकी आती हैं। तो ये चीजें हम लोग को जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के अंतर्गत ही आएगा। जितने आप कोर्सेज पढ़ते हो, सिलेबस पढ़ते हो ना, ये सब प्री सर्विस के अंतर्गत ही आता है। ये जितनी बात हम लोग कर रहे हैं प्री सर्विस के रूप में ही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने आप पूरे भारत में कहीं पर भी पढ़ोगे आपको वो सब चीजें पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी आपकी। ठीक है, क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ। जी सर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है सब पॉइंट? बताओ सभी को। जी सर। हाँ, अब एमएड कोर्स, ये सब कोर्सेज आपको एकदम क्लियर है कि आप एमएड कोर्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बीएड कोर्स करोगे तो क्या मिलेगा। अब इसमें तो प्री सर्विस में आप लोगों ने देखा कि पूरी पूरी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने या बताने को मिल रहा है कि आपको क्या क्या चीजें आपको चाहिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो आएंगे तो आपको बता सकते हैं। फिर इसके बाद आपका एनसीएफटीई जो है 2009 वाला जो आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 2009 का सिलेबस, 2009 का सिलेबस जो होता है। हाँ बोले सर, आई थिंक सविता दी कुछ बोल रही हैं, उनकी वॉइस बहुत स्लो है। बोलिए। आवाज आ रही किसी को? सर नहीं आ रही। नहीं आ रही, चलिए मैसेज। चलिए मैसेज कर देंगे ना, नहीं आएगी आवाज उनकी तो। चलो उन्होंने म्यूट कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनसीएफटीई जो है टीचर एजुकेशन, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन टीचर एजुकेशन जो है, जो कब बना था, क्या बना था, एनसीएफटीई। ठीक है, ये बना था। तो इसका जो है निर्माण कब हुआ था, इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। जो किसके अकॉर्डिंग बना था, इसके अकॉर्डिंग। याद रखना है क्वेश्चन यही घुमाकर पूछता है कि एनसीईआरटी और एनसीटी के द्वारा जो है एनसीएफटीई का निर्माण किया गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसकी अब इसकी स्थापना जो है मार्च में किया गया था। इस रूपरेखा में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए थे, उस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। चलो वन बाय वन। तो इन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इन्होंने क्या बोला, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टू बी द सेंट्रल एम ऑफ टीचर एजुकेशन। मतलब इनका केंद्रीय उद्देश्य, सेंट्रल एम क्या था, कुल मिला के एम आप लिख सकते हो। एम क्या था इसका, ठीक, एम क्या था इनका, एम था रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। क्या था, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की ये बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला इनका एम था, मतलब कुल मिलाकर जो आपका करिकुलम ये एनसीएफटी जो बना था, इनका क्या था कि प्रैक्टिस करें। रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील अभ्यास के रूप, मतलब कि रिफ्लेक्टिव मींस क्या होता है बताओ, चिंतनशील। रिफ्लेक्टिव मींस क्या होता है, चिंतनशील भी बोल सकते हैं, और ये रिफ्लेक्टिव मतलब कि वो बार बार करेंगे, तो उनको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में बताया इन्होंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, इसमें नेक्स्ट वाले में क्या आएगा आपका, सर हिंदी में चिंतनशील लिखेंगे। चिंतनशील ही बोलते हैं। लिख लिया? चिंतनशील अभ्यास। हाँ, फिर इसमें और भी क्या चीजें बताते हैं, इसमें और चीजें आप देख लो। इसमें नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, तो इसमें पहला तो ये हो गया। दूसरे में कहते हैं स्टूडेंट टीचर शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ लर्निंग, रिफ्लेक्शन, असिमुलेशन एंड आर्टिकुलेशन फॉर न्यू आइडियाज।
तो इसमें क्या क्या बता रहा है, इसमें सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ लर्निंग बोला है यहाँ पे पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, सेल्फ लर्निंग के साथ मैंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट बताओ, रिफ्लेक्शन बोला है आपसे। फिर तीसरे पॉइंट में क्या था आपका, तीसरे पॉइंट में रिफ्लेक्शन के साथ साथ तीसरे पॉइंट में बोलता है आपका असिमुलेशन। असिमुलेशन होता है। फिर चौथे पॉइंट में क्या था, असिमुलेशन के साथ साथ फिर इन्होंने आर्टिकुलेशन बोला, इन्होंने ठीक आर्टिकुलेशन है। तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं यहाँ पर। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, स्व शिक्षा, स्वयं मतलब स्वयं के द्वारा स्व अधिगम के लिए बोला है। फिर चिंतनशील बोला है, रिफ्लेक्शन में चिंतनशील होता है। फिर क्या है, असिमुलेशन में होता है आत्मसात करना, ठीक है। फिर इसमें होता है आर्टिकुलेशन में क्या होता है, अवसर प्रदान करना है, ये नए विचारों को अभिव्यक्ति के लिए। तो इन सब चीजों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि इतनी चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने डेवलपिंग कैपेसिटीज फॉर सेल्फ डायरेक्शन की बात करी, कि सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग की बात बोली, इसमें कह सकते हो आप, पॉइंट बढ़ा लो, सेल्फ डायरेक्शन। अब बात आती है एग्जाम में कैसे पकड़ोगे। तो एग्जाम में जब कभी रिफ्लेक्शन आ जाए, असिमुलेशन आ जाए, आर्टिकुलेशन आ जाए, सेल्फ डायरेक्शन आ जाए, तो वहां पर आपको कूट बनाकर दिए जाएंगे। जब कूट बनाकर दिए जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें पहचाननी पड़ेंगी कि क्या बोलता है ये। तो कुल मिला के इसकी बात ये थी कि 2005 वाले में वैज्ञानिकता थी, लेकिन इसमें जो है 2005 का जान लो तो आपको इजी हो जाएगा दोनों के क्वेश्चन को टैकल करना, दोनों के क्वेश्चन को हैंडल करना कैसे आएगा। अब ये जान लो कि 2005 में जो बना था उसमें साइंटिफिक मेथड को यूज किया गया था, 2005 वाला जो बना था। लेकिन जब 2009 वाला बना तो उसको जो है उसमें व्यावहारिकता लाई गई, बिहेवियर को भी जोड़ा गया। क्या किया गया, बिहेवियर को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो देनी है विद्यालय के बाहर भी शुद्ध वातावरण में भी दे, ठीक है। उनको ऐसी चीजें उनको जो सेल्फ लर्निंग की बात बोली कि बालकों को आप नेचर में छोड़िए, एक दूसरे से बात करने दीजिए, कोएड एजुकेशन की बात करें। उससे पहले गांधी जी ने भी कोएड एजुकेशन का विरोध किया था, बहुत से स्वामी विवेकानंद जी ने भी कोएड एजुकेशन का विरोध किया था। अब तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे जिन्होंने कोएड एजुकेशन का विरोध किया। लेकिन वहीं पर जब एनसीएफटी या एनसीएफ बनता है तो उन्होंने कहा कि ना, कोएड एजुकेशन से उनके बिहेवियर में चेंज होगा, ठीक। तभी तो आज वर्तमान समय में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम लोग अवेयर रहें, जानकार रहें, ना कि अनजान बने रहें, कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो। कोई आपको फिजिकल टच करता है तो उसके टच को हम लोग फील कर सके कि वो किस तरीके से पर्पस से टच कर रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग को सिखाती हैं। यही सब चीजें कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ उठेंगे, बैठेंगे, समझेंगे, तभी तो समझ पाएंगे। अचानक से कोई आएगा तो वो हम उसको फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने जरूरत समझी कि कोएड एजुकेशन भी हो। तमाम ऐसी चीजों के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहेंगे आप, इन्होंने जो है साइंटिफिक के साथ साथ बिहेवियर को भी जोड़कर बताया इन्होंने कि बच्चे को हम जब कभी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल तो लेंगे ही, साइंस का बच्चा तो प्रैक्टिकल तो होगा ही होगा, लेकिन उसको एटमॉस्फेयर में कैसे जोड़े, उसको एनवायरनमेंट से कैसे कोरिलेट करें, ये काफी दिलचस्प था उनके लिए, ठीक है। ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था इनका। सर बोले सर, आत्मसात क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आत्मसात का मतलब, हाँ, आत्मसात का मतलब होता है, जैसे आत्मसात की बात करोगे तो वो आप फिलॉसफी में जो आप पढ़ोगे आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म में होता है ना कि सिर्फ आत्मानुभूति के द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति करना,
ठीक, तो मतलब जब सेल्फ रियलाइजेशन मतलब स्वयं को जानना, कि हम स्वयं को जान जाए कि हाँ हमारे सर, अंदर कौन सी कला है। अब कोई बालक है, पेंटिंग अपने बनाता है, आप को तारे जमीन जानना। पर मूवी देखी होगी, तारे जमीन पर मूवी देखने पर आपको पता चलता है कि हर एक बालक में एक अलग सी क्वालिटीज होती है। ठीक, अब उस क्वालिटी को पहचानना उसके घर वाले जानते कि नहीं जानते, लेकिन एक टीचर भली भांति जान सकता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो इन फ्यूचर क्या अच्छा बेटर कर सकता है। ठीक, और उसके लिए रास्ता भी वही बना सकता है टीचर। तो ऐसी चीजें इनको देता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर। जी सर। ठीक, क्लियर है यहाँ पर? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। हम लोगों ने एनसीएफटी के बारे में पढ़ लिया, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके और देखते हैं और इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, तो और भी इसमें सब ऐसे ही दिया इन्होंने कि इतने इनको क्या है। अब फाउंडेशन कोर्स इन लर्निंग स्टडीज में, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया है, पूरा का पूरा पढ़ लिया है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब जो आएगा इसके इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इनके क्या है आपका, इसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ टीचिंग हो गई, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। मतलब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के जो कंपोनेंट्स है, एक्सपोजिशन है, कोलैबोरेशन है, एक्सपेरिमेंटल है, इन तीनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोजिशन है प्रतिपादक जिसको बोलते हैं, कि टीचिंग में कौन होता है जो उसको बनाता है। कोलैबोरेशन मतलब सहयोगात्मक भूमिका क्या होती है। फिर अनुभव जन्य एक्सपेरिमेंटल मतलब कि डेवलपिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, तो उसमें डिस्कवरिंग होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, तो तमाम ऐसी चीजें होती है। कुल मिला के नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। किससे? प्री सर्विस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इनके कंपोनेंट्स या इनके एलिमेंट्स या इनके तत्वों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक विशेष सूचना है कि आपके साथ जो है, हम लोगों के साथ जो है, मेरे साथ जो है या आपके साथ जो है, सैलवी भी कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर शेयर करती है आप लोगों को, और हम ही शेयर करते हैं। बनाती वो है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में हम उनके साथ रहते हैं, रिकॉर्डिंग उनका रहता है, मैटर उनका रहता है, उस मैटर में कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए पहले हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वीडियो आपको प्रोवाइड होता है। यदि किसी प्रकार की उसमें कोई भी कमी होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो, और कमेंट भी किया करो। कमेंट करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, ये चीजें थोड़ी सी पता चलती है। आप लोग का सहयोग रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे ना। अब जी इसके सर। जी पीजीटी के पॉइंट, अब ये जो भी चीजें वन लाइनर जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो बेसिक पॉइंट है कि पीजीटी के अकॉर्डिंग कैसे आएगा। और ये एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अब जो है एनटीए यूजीसी नेट क्या करता है, मैचिंग। जैसे अल्बर्ट बंडूरा वाला अभी आपने देखा होगा, अभी एक वीडियो आएगा कुछ देर में, अभी आपका वीडियो भी वो एक वीडियो और शेयर कर देंगे ना, कि जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होती जाएगी वैसे वैसे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। तो वहां पर 15-15 क्वेश्चन डेली रूटीन में अगर आप देख लोगे तो आप उसको याद कर ले जाओगे। जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो मैराथन क्लासेस हम करा देंगे, एक दिन में पूरा का पूरा पढ़ा देंगे, 2 से 3 घंटे लगेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा आपका। तो लेकिन अभी छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ते रहो। क्लियर है सबको, सब पॉइंट बताओ। जी सर। सर बोले। सर, ये यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है कि डुअल डिग्री का, ये क्या है सर? ये समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2021 का जो पेपर था और जून 2022 का जो पेपर है, दोनों के एक साथ ये कराएंगे। नहीं नहीं सर, वो तो मर्ज करना वो जान रहे हैं, ऐसे उसमें नोटिफिकेशन आया कि आप साथ में 2 डिग्री का कोर्स कर सकते हाँ, हैं। उन्होंने कहा ये मैं है कि अभी 2 डिग्री जो है एक साथ आप कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, लेकिन वो अपना एक गजट पास करें। एक गजट होता है ना, आपने देखा होगा, अनाउंसमेंट करना एक अलग होता है, हाँ। रिटर्न में देना एक अलग बात होता है ना। तो रिटर्न में जब तक दे दे तभी आप मान के चलो, गजट जिस दिन आ जाएगा तो सर उसके बाद ये से है लागू होगा। क्या? ये दो तो सर ये दो है क्या? कोर्सेस एक साथ, 2 कोर्सेस एक साथ, जैसे आप एमएड भी कर सकते हो और एमए भी कर सकते हो आप।
ठीक है। तो ये 2 कोर्सेज एक साथ आप जब कर सकोगे तो पहले वैलिड नहीं था, लेकिन अब ये वैलिड करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक। तो ये कंडीशंस है जी, आपकी। क्राइटेरिया बांध दिया है ना सर, क्राइटेरिया बांधा है। यूजी आप दो एक साथ कर सकते हो, बट पीएचडी करते समय आप दो कोर्स नहीं कर सकते हो। उसने क्राइटेरिया भी बांधा है। यह तो क्राइटेरिया है मेरे अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग, हाँ जहां तक मेरी समझ में आता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी होते हैं उनके साथ आप हाँ, कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं करना कोई चाहिए। डिग्री नहीं कर, क्यों? बस यही क्यों नहीं यही करना चीज चाहिए? उसने बोला है। क्योंकि उसमें जो है आपको प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है, आपको टीचिंग करनी हाँ रहती, जैसे बीएड है, एमएड है या पीएचडी है, इसमें वर्क ज्यादा आपको करना होगा। अगर आप इसमें वर्क नहीं करोगे तो आप केवल आपको डिग्री मिलेगी, आपको उसके अंदर की एबिलिटी जो है वो एबिलिटी नहीं आ पाएगी। एक कागज का टुकड़ा पता आप लेकर चलेगा। जरूर जाओगे, लेकिन उसके उसके साथ जो एबिलिटी मिलनी चाहिए, जो रियल पीएचडी स्कॉलर होता है ना, वो नई चीजों को निकाल कर जरूर लाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पुरानी चीजों के लिए उसी कॉपी कट कॉपी पेस्ट पेस्ट। करके आगे बढ़ गए, तो उसमें मजा नहीं आता है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, अपने आप से चीजें करोगे, किस पेज में मैंने क्या लिखा था, तो वो आप डिट्टो बता तो सकते पता हो, और चलता है। कॉपी पेस्ट किया तो नहीं बता सकते हो ना। बहुत ऐसी तमाम चीजें जी होती जी हैं। सर। और ये जी जो सर, है वही मुझे नहीं पीएचडी समझ में आ रहा वर्क, था। बिल्कुल पीएचडी वर्क जो है, जब आप कभी कहीं के वीसी बनोगे, डीन बनोगे, कोई बड़े पद पर जाओगे, तो आपकी बैग से पूरी चीजें खंगाली जाती हैं कि आपने इंटर कैसे किया, हाई स्कूल कैसे किया, कैसे किया, आपकी सब चीजें। भाई आप एक हाईलाइट प्रोफेशनल रूप में आप बड़े स्तर पर जब जा रहे हो, तो आपको सब लोग क्या बनाएंगे, एक हीरो के रूप में देखेंगे ना, एक आइडियल के रूप में देखेंगे। जी तो आई जब कभी किसी आइडियल के जी रूप सर। में हम लोग खड़े होते हैं ना, तो आइडियल का बैकग्राउंड भी देखते हैं। गांधी जी एक आइडियल है, उनके बैकग्राउंड को देखकर तो हम लोग चलते हैं, और पता चला कि हम लोग का बैक, जिसने पीएचडी करी है बड़े लेवल पे पहुंच तो गया, जब उसका बैकग्राउंड देखा गया, अरे इन्होंने तो कट पेस्ट कॉपी किया है, अरे छोड़ो इसको, हटाओ किनारे। तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी। अपने फ्यूचर को देखकर आप सोचो जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, आप बहुत बड़े टीचर या बहुत बड़ी जगह संस्थाओं में जब जाओगे, तो अपने बैकग्राउंड को मजबूत करो। ठीक है, बैकग्राउंड जितना मजबूत होगा, वैसे ही प्रोफेशनल, मतलब कहते हैं कि आपका एजुकेशनल प्रोफेशनल को अच्छा बनाओ। ठीक, वहां पर स्टैंडर्ड रहेगा तो मजा आएगा आगे बढ़ने में भी। ठीक है, आई होप सब लोग कहीं ना जी कहीं बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचेंगे हम लोग ना, और मुलाकात भी होगी तो एक साथ बैठेंगे। ठीक है, आई होप सो सर। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी कॉलेज का डीन होगा, कोई यूनिवर्सिटी के होंगे आपके वीसी बनेंगे ना। तो ऐसे तमाम ऐसे बहुत से पद होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो हम लोगों को ही अब मिलने वाले हैं, शिक्षा शास्त्रियों को ही देने के लिए कवायद हो रही है ना, कि जो सिविल से तैयारी करके आते हैं, सिविल्स वाले भी एजुकेशन में आके बैठते हैं, तो एजुकेशन के बारे में वो उतना नहीं बता पाएंगे जितना हम लोग जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हम लोग बेटर बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग संस्थाओं से जुड़े रहते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं, इस पर विचार हो रहा है, हो जाएगा आपका। ठीक है, चले हम लोग फिर क्लास लेकिन को तब नेक्स्ट भी टाइम हम करते हैं। आपके स्टूडेंट ही रहेंगे। नहीं, स्टूडेंट हम लोगों ने बोला ना, हम लोग एक साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट की फीलिंग रहेगी, ठीक है वो, लेकिन हम लोग का जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे आपके माइंड में कोई भी बात चले, तो आप मुझसे सहज रूप से पूछ सको। एज ए टीचर आप, कोई सीनियर टीचर होता है तो उससे पूछने में थोड़ी सी हिचक होती है, तो हम लोग के अंदर हिचक नहीं होनी चाहिए ना, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ हमें आता हो। कुछ चीजें हैं नहीं आती हैं तो हम उसको पढ़कर बताएंगे, किताबों से ढूंढ कर बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, उसमें आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा है। ठीक है, तो जी अपने सर। आप को, अब आपको पढ़ना कैसे है, आप अपने माइंड को मेकअप कर, अरे हम तो वीसी बनने वाले हैं, अब वीसी बनने के लिए हमें पढ़ना भी तो पड़ेगा, नेट भी तो क्लियर करना पड़ेगा, जेआरएफ भी क्लियर करना पड़ेगा। नहीं जेआरएफ क्लियर हो कोई बात नहीं, जिनका नेट चल रहा हो कोई बात नहीं, आगे आपकी नौकरी आ रही है, जॉब आ रही है, जॉब के लिए आप तैयारी करो। मतलब आप होपलेस नहीं होना है। एक एक रिजल्ट खराब होता है, एक एग्जाम खराब होता है, उससे आपका भविष्य नहीं